स्टूडेंट्स अभी अपन बात कर रहे हैं पंपिंग प्रोसेस इन लेजर या मेथड ऑफ डिफरेंट टाइप मेथड ऑफ पंपिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे ऑप्टिकल पंपिंग की। ऑप्टिकल पंपिंग में अपन बात कर रहे हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर की। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट है। विभिन्न प्रकार के जो ऑप्टिकल कंपोनेंट है उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से किया जाता है ताकि मैक्सिमम गेन के साथ में लेजिंग प्रोसेस प्राप्त की जा सके। तो यहाँ पर देखिए तीन चार टाइप के अलग अलग ऑप्टिकल रेजोनेटर बताए गए हैं, जिसमें जो ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है वह अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट्स है। और इसका मतलब क्या है? इट्स अलाउज द बीम इन सर्कुलेट इन ए क्लोज पाथ। जो कि ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है वो किसी भी लेजिंग बीम को या उसके अंदर के जो फोटोन्स होते हैं, प्रकाश के फोटोन होते हैं, उनको एक क्लोज पाथ के रूप में सर्कुलेट करता है। अर्थात इसमें देखिए, जैसे इसमें फोटॉन्स निकलते हैं वो इस बाह्य जो दीवार है, जो कि एक प्रकार की रिफ्लेक्टिंग वॉल है, इससे टकराने के बाद में क्लोज पाथ के द्वारा अंदर ही अंदर आपस में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। और रिफ्लेक्शन विधि के द्वारा इसमें कोलिजन करते रहते हैं एक एंगल के ऊपर, और उस एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्शन के दौरान है यह इस लेजर वाले मटेरियल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो क्लोज पाथ के रूप में यह सर्कुलेट करता रहता है जो बीम को है। और इसके लिए ज़रूरी है इस प्रकार की जो प्रोसेस है, जो पल्स क्रिएट करते हैं ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ज़रूरी होता है जो कि दिए गए सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके। तो इसमें एक प्रकार का एक एम्पलीफायर सर्किट भी लगाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर विद एन एक्टिव मीडियम, कि होता क्या है कि डिफरेंट टाइप के ऑप्टिकल रेजोनेटर होते हैं। तो अभी अपन बात, ये ऑप्टिकल रेजोनेटर है, देखिए। तो डिफरेंट टाइप के जो ऑप्टिकल रेजोनेटर्स हैं वो ऑप्टिकल रेजोनेटर हैं, वो किसी भी एक्टिव मीडियम के साथ में उनका कॉम्बिनेशन होगी। लेजर पदार्थ है जिसमें लेजिंग प्रोसेस होगी, उसको एक्टिव मीडियम बोलते हैं। उस एक्टिव मीडियम का ऑप्टिकल रेजोनेटर के साथ में जो कॉम्बिनेशन है उसको अपन ऑप्टिकल ऑसिलेटर भी बोलते हैं। प्रकाशीय दोलन भी उसको बोला जाता है, क्योंकि ऑसिलेशन प्रोसेस वो चालू करता है। तो देखिए, इसमें एक प्रकार का एक डायग्राम दिया गया है ऑप्टिकल ऑसिलेटर के लिए, कि ये दो प्रकार के मिरर हैं। ये दो प्रकार के मिरर हैं, प्लेन मिरर हैं, और एक दूसरे से एल लंबाई पर रखे हुए हैं। और नंबर 1 नंबर 2 मिरर हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 है, यह एक्टिव मीडियम है लेजर प्रोसेस के लिए, कि जिसके अंदर ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा एनर्जी इंसिडेंट की जाती है और इससे एनर्जी अवशोषित करके यह लेजर प्रोसेस चालू करता है। 4 नंबर यहाँ पर दिया गया है, वह क्या है? इंसिडेंट एक्सटर्नल लाइट सोर्स है। और 5 नंबर आउटपुट लेजर है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए कि 1 नंबर और 2 नंबर जो दर्पण हैं, जो मिरर हैं, वो पैरेलल हैं और ऑप्टिकल फ्लैट मिरर हैं। यहाँ पर जो कि दर्पण M1 है, मिरर M1 है, उसकी रिफ्लेक्टिविटी 100% है, अर्थात वह सारे के सारे फोटोन्स को और एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करता है। और M2 है, उसकी रिफ्लेक्टेंस है वो 95% है, पार्सली रिफ्लेक्टर है वो, बाकी ट्रांसमिट भी करता है। तो होता क्या है कि जब सम pumped atom in the excited state goes through spontaneous emission generating seed photons, कि जैसे ही इसमें एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा लाइट इंसिडेंट की जाती है तो लाइट का जो फोटोन है वो इस एक्टिव मीडियम के द्वारा अब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित के दौरान इसमें क्या है, जो एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में एटम जाने के बाद में वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं, उद्दीपन उत्सर्जन प्रक्रिया करते हैं, और इसके दौरान वो सीड फोटोन का मतलब होता है बीज फोटोन, तो वो फोटोन जनरेट करते हैं। और वो फोटोन हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अगले मटेरियल एटम के साथ में और उसको स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए प्रेरित करते हैं। और इस प्रकार से स्पॉन्टेनियस फोटोन है वो एमिशन के दौरान मिलते रहते हैं। और उन जो स्पॉन्टेनियस फोटोन हैं जो कि उद्दीपन प्रोसेस के द्वारा मिलते हैं, उन सभी की कला फेज एक जैसा होता है। एक जैसा होने के कारण से वो एक तीव्र प्रकाश का रूप ग्रहण कर लेते हैं, और उस तीव्र प्रकाश जो समान कला में होते हैं उनको अपन लेजर वाला प्रकाश कहते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि अपन जो यहाँ पर ऑप्टिकल ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं उसमें जो
ऑप्टिकल रेजोनेटर है उसे अपन लेजर रेजोनेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वह लेजिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। अब उस लेजर रेजोनेटर या उस ऑप्टिकल रेजोनेटर की जो क्वालिटी है उसको एक पैरामीटर के द्वारा दर्शाया जाता है कि वह कितना बेस्ट क्वालिटी का है, वह कितनी अच्छे से लेजिंग प्रोसेस कर सकता है, और उसको अपन बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। यह क्वालिटी फैक्टर है वो दिया जाता है कि टोटल संग्रहित ऊर्जा डिवाइडेड बाय एक चक्कर में कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, और मल्टीप्लाई बाई 2 इसको लिख देते हैं अपन। तो नॉर्मली जब अपन लेजिंग प्रोसेस के लिए क्वालिटी फैक्टर का कैलकुलेशन करते हैं तो वह आता है 10⁵ से लेकर 10⁶ तक। इस प्रकार का एक क्वालिटी फैक्टर अपन को लेजर प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। अब देखिए जो अपन यहाँ पर डायग्राम आपने देखा है कि ऑप्टिकल रेजोनेटर के लिए उसका कॉम्बिनेशन लेजर जो उसमें लेंस लगे हुए हैं, जो मिरर लगे हुए हैं, उनकी शेप किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होती है लेजिंग प्रोसेस के लिए। अगर दोनों के दोनों जो मिरर हैं उनकी त्रिज्याओं को अपन इन्फिनिट ले लेते हैं और वो शेप में इस प्रकार से हैं प्लेन, इसको अपन बोल सकते हैं प्लेन कॉन्वेक्स, तब इसमें जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए प्लेन फॉर्म में अपन प्लेन पैरेलल फॉर्म में अपन को आउटपुट मिलता है। जैसे ही मिरर 1 को अपन R1 बराबर L/2 त्रिज्या कर लेते हैं और इसको भी R2 बराबर L/2 त्रिज्या कर लेते हैं तो ये स्फेरिकल फॉर्म में मिलता है। ये स्फेरिकल फॉर्म में तो लेजर की प्रोसेस इस प्रकार से मिलती है। जब अपन मिरर 1 को R1 बराबर L त्रिज्या कर लेते हैं, L क्या है, दोनों लेंस के बीच की दूरी, तो R1 बराबर L है और R2 बराबर भी L है, तब यह स्फेरिकल फॉर्म में मिलकर इसको कॉन्फोकल बोलते हैं, और यह इस प्रकार से एक हाई पैराबोलिक फॉर्म में यह इसका लेजिंग प्रोसेस मिलती है। और अगर मैं पहले वाले मिरर को इस प्रकार से लूँ कि उसकी त्रिज्या L है और दूसरे वाले को प्लेन के रूप में ले लूँ, तब वह हेमिस्फेरिकल फॉर्म में मिलता है। कि लेजिंग प्रोसेस इस प्रकार से होती है। अगर मैं R1 मिरर को लूँ L त्रिज्या का, देखिए L इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और R2 मिरर उसकी त्रिज्या ले लूँ L-R1, अर्थात वह इस प्रकार का हो। यह तो कॉन्वेक्स टाइप का हो, प्लेन कॉन्वेक्स, और या प्लेन कॉनकेव टाइप का हो। तो जो लेजिंग प्रोसेस है वो हेमिस्फेरिकल ना होकर इस प्रकार से थोड़ा सा एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में अपन को प्राप्त होती है। अभी अपन ने बात की थी ऑप्टिकल पंपिंग विधि की। ऑप्टिकल पंपिंग विधि में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन या लेसिंग प्रोसेस के लिए जो बाह्य स्रोत के रूप में लेते हैं वह होता है प्रकाश, अर्थात लाइट। तो प्रकाश के फोटोन का प्रयोग किया जाता है। अब वो प्रकाश का फोटोन है वह डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लीफिकेशन सर्किट का प्रयोग करते हुए, और जो पदार्थ है जिसको अपन फ्लैश रॉड के रूप में काम में लेते हैं, वह फ्लैश रॉड में प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, और वह जो लाइट की जो पल्सेज हैं, वह लाइट के पल्सेज हैं वो लेजिंग रोड के द्वारा अवशोषित की जाती हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब अगला जो तरीका है पंपिंग का उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इलेक्ट्रिकल पंपिंग का सीधा सा मतलब यहाँ पर यह है सफिशिएंट इंटेंस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, अर्थात कि एक इस प्रकार का सर्किट काम में लिया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उत्पन्न करे। अर्थात इसमें जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है उसमें से जो एनर्जी निकलती है वह एनर्जी तो प्रकाश के रूप में ही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में ही होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वह जैसे कहीं भी अगर दो रोड्स हैं अलग अलग, उन दोनों रोड्स में आपस में अगर थोड़ा सा गैप रख के और उसमें दोनों रोड्स में ऑपोजिट डायरेक्शन का पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसके कारण से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उत्पन्न होता है। एसी और डीसी टाइप का डिस्चार्ज अपन क्रिएट कर सकते हैं इसमें एसी और डीसी वोल्टेज का प्रयोग करते हुए। तो इस डिस्चार्ज से जो एनर्जी निकलती है वह एनर्जी इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वह इलेक्ट्रिकल पंपिंग कहलाती है यहाँ पर देखिए। लेकिन वो एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए। इससे जो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जो लाइट या जो प्रकाश निकलता है वह इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से उत्पन्न होगा फोटोन, वह फोटोन की एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फोटोन है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के दौरान जो फोटोन निकलता है उसकी एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए, जो कि लेसिंग मटेरियल के द्वारा अवशोषित किया जाए, और उसके जो लेसिंग मटेरियल है, जो लेजर पदार्थ के लिए जो लेजर उत्पन्न करने वाले एटम्स हैं, वो एनर्जी ग्रहण करें और एक्सेलरेटेड स्टेट में जाके पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रोसेस चालू कर सकें।
और इस प्रकार जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग होती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, यह नॉर्मली जो पंपिंग है यह गैसीय लेजर या फिर सेमीकंडक्टर अर्धचालक लेजर प्रोसेस होती है, उसमें काम में लिया जाता है। गैस लेजर में अपन नॉर्मली ऑप्टिकल पंपिंग विधि काम में इसीलिए नहीं लेते हैं, उसके लिए वो सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि जो ऑप्टिकल पंपिंग के लिए प्रोसेस होती है उसमें जो अब्जॉर्प्शन लाइन की विड्थ है, जो अवशोषित होता है, जो लाइन अवशोषित होती है, जो अवशोषण ऊर्जा का स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो इसकी जो विड्थ होती है, देखिए जो विड्थ, ये वाला जो विड्थ होती है, इसको अपन डेल्टा न्यू डी की, वह काफ़ी कम होती है, और यह काफ़ी कम होने के कारण से स्मॉल विड्थ ऑफ देयर अब्जॉर्प्शन लाइन होती है। और यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को अपन आप उसके अब्जॉर्प्शन विड्थ को अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, अलग अलग टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस का प्रयोग करते हुए। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है हीलियम नियॉन गैस लेजर। हीलियम नियॉन गैस लेजर के अंदर क्या होता है, अपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के द्वारा उसमें से पल्सेस क्रिएट की जाती हैं बाह्य सोर्स के रूप में, उसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग काम मिल जाती है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल पंपिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उस सर्किट के द्वारा डिस्चार्ज क्रिएट किया जाता है, उस डिस्चार्ज के दौरान उसे जो पल्सेस क्रिएट होती हैं वह हीलियम एटम के द्वारा अवशोषित की जाती हैं, क्योंकि हीलियम एटम का जो ग्राउंड स्टेट एटम है, हीलियम का जो ग्राउंड स्टेट ऊर्जा स्तर है, वह उस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के फोटोन के समकक्ष होता है, इसलिए हीलियम एटम उसको अवशोषित करता है और अवशोषण के दौरान वह ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में पहुंच जाता है। अब हीलियम का ऑक्सीडाइज्ड स्टेट का जो ऊर्जा स्तर है वह नियोन के ऊर्जा स्तर के बराबर, तो उससे वह एनर्जी नियोन एटम के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और इस प्रकार से पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस चालू हो जाती है। और नियोन एटम के द्वारा जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है वह लेसिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट से टाइपिकली यूज टू पंप सेमीकंडक्टर लेजर फॉर गैस लेजर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्युत धारा है उसको अपन कंट्रोल करके डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि लेसिंग प्रोसेस के लिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगली पंपिंग प्रोसेस है, उसको बोलते हैं केमिकल पंपिंग। केमिकल पंपिंग भी एक प्रकार का इसमें प्रोसेस काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन के द्वारा अपन जो कि लेसिंग मटेरियल है उसको ग्राउंड स्टेट से ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही एनर्जी दी जाती है, जो कि लेसिंग मटेरियल को या एक्टिव मीडियम को ग्राउंड स्टेट से ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में पहुंचाने का कार्य करता है। और यहाँ पर देखिए, एंड दिस अलाउ वेरी हाई आउटपुट पावर। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और वह बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलने का मतलब है किसी अन्य माध्यम के द्वारा, किसी अन्य पंपिंग विधि के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पर मिलती है। तो केमिकल जो पंपिंग प्रोसेस होती है वो उच्च ऊर्जा वाले जो लेजर होते हैं उन्हीं में काम में लिया जाता है नॉर्मली। चौथा और एक और अन्य माध्यम है पंपिंग का, जिसको बोलते हैं गैस डायनेमिक पंपिंग। गैस डायनेमिक पंपिंग विधि है, इस टेक प्लेस इन ए सुपर फ्लो और सुपरसोनिक फ्लो ऑफ गैसेज। कि जो गैस डायनेमिक पंपिंग होती है, इसमें जो गैस होती हैं उनके सुपरसोनिक फ्लो के का प्रयोग किया जाता है, कि गैसेज को बहुत ही ज़्यादा तेज वेग से फ्लो करवाया जाता है। अब सुपरसोनिक फ्लो का मतलब होता है, सुपरसोनिक का मतलब ये होता है कि साउंड से ज़्यादा, साउंड से जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, ध्वनि से ज़्यादा वेग के द्वारा इस पर गति करवाई जाती है इनको। ध्वनि का वेग नॉर्मली कितना 332 मीटर प्रति सेकंड माना जाता है, 332 से 333 मीटर प्रति सेकंड, डिपेंड ऑन टाइम, डेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी ऑफ मीडियम। अब देखिए कि पंपिंग प्रोसेस है, गैस डायनेमिक पंपिंग है, उसमें कोई गैस लेते हैं और उस गैस को अपन सुपरसोनिक वेलोसिटी के द्वारा फ्लो करवाते हैं। और यहाँ पर अपने जो गैस ली, सपोज CO2 गैस ली जाती है, और CO2 गैस है उसको एक्साइटेड स्टेट में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको अर्थात CO2 को एक्साइटेड स्टेट में उस गैस पर प्रेशर डाला जाता है और प्रेशराइज उसको किया जाता है। प्रेशर डालने के दौरान उसका वॉल्यूम घट जाता है, और क्योंकि प्रेशर डालेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आएंगे, उनके इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, और तब उसको हीट किया जाता है लगभग 1400 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। और जैसे उसको प्रेशराइज्ड एक्साइटेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल को 1400 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, हॉट किया जाता है, उसके बाद में उसको
तुरंत रैपिडली तुरंत ही एक्सपेंड करने के लिए एक स्पेशल शेप के नोजल से, एक स्पेशल डिज़ाइन की टोटी होती है, नोजल होता है, उसमें से कम दाब के ऊपर उसमें से प्रवाहित किया था, उसको एक्सपेंड किया जाता है। अच्छा, यूँ मान सकते हैं अपन इसका डिज़ाइन के लिए मैं कहूँ कि ये एक वॉल्व है और इधर इस चैम्बर के अंदर, ये चैम्बर, इस चैम्बर में CO2 गैस भरी हुई है, CO2 गैस भरी हुई है और इसमें प्रेशर गैस लगा हुआ है। इसका प्रेशर, इसको प्रेशराइज किया गया है, इसको प्रेशर डाला गया है। प्रेशर डालने के दौरान यह प्रेशराइज हो गई है और फिर इसको गर्म भी किया गया है, इसको गर्म किया गया है। अब ये गर्म करने के बाद में यहाँ पर उच्च प्रेशर और उच्च दाब पर यह CO2 गैस भरी हुई है और जैसे ही इस नोजल के वाल को खोला जाता है तो यह इसमें से CO2 गैस है वह तुरंत रैपिडली फ्लो करती है, रैपिडली फ्लो। अब देखिए इधर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इधर प्रेशर बहुत कम है, तो प्रेशर डिफरेंस हो गया ना। तो कोई भी फिजिक्स का थंब रूल होता है कि कोई भी फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही होता है बैलेंस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर यह जब लो प्रेशर की ओर बहेगी तो इसका वेग बहुत ज़्यादा होगा और ऊपर से इसको गर्म भी किया गया है और प्रेशर भी बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर इसको तुरंत ही प्रवाहित करेंगे, रैपिडली फ्लो करेंगे। तो रैपिडली फ्लो करेंगे तो यह बहुत ही उच्च वेग के साथ में इस तरफ से बाहर निकलेगी। अब इस प्रकार का दिस टाइप ऑफ एक्सपांड इज कॉल्ड द सुपरसोनिक फ्लो ऑफ गैसेज। ऐसा इस प्रकार का जो फ्लो होता है जो कि उच्च दाब और उच्च ताप के ऊपर एक तरफ गैस को रखा हुआ है एक्साइटेड स्टेट में और उसे नोजल से अगर लो प्रेशर की तरफ से उसको एक्सपेंड करके फ्लो किया जाता है, तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है वो सुपरसोनिक फ्लो होता है। और यह सुपरसोनिक फ्लो कई बार तो मैक 4 की ध्वनि से 4 गुना वेग से भी गतिमान होता है, गैसेज में फ्लो होती हैं। और इस प्रकार की जो गर्म गैसें होती हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देती हैं। इसके एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि गैसेज फ्लो होंगी तो इसमें एक प्रकार का एडियाबैटिक कूलिंग होती है। एडियाबैटिक कूलिंग, क्योंकि एडियाबैटिक कूलिंग होने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ प्रेशर बहुत कम है, तो यहाँ पर एडियाबैटिक कूलिंग होगी। जब गैसेज बाहर निकलेंगी, एडियाबैटिक कूलिंग का मतलब ये यहाँ पर यह है कि जब गैसेज बाहर निकलेंगी तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगी इंटरनल एनर्जी प्रोसेस विधि से। तो जो हॉट गैसेज हैं वो मॉलिक्यूल द हॉट गैसेज हैज मैनी मॉलिक्यूल्स इन अपर एक्साइटेड स्टेट एंड सम ऑफ द लोअर एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे ही वो गैसेज इससे लो प्रेशर जोन पर इसमें रैपिडली बाहर निकलती है तो उस गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और कुछ ग्राउंड स्टेट पे होते हैं। और रैपिडली एक्सपांशन इज कॉल्ड द एडियाबैटिक कूलिंग विच रिड्यूस द टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट टू 400 केल्विन टू 1400 केल्विन टू 300 केल्विन। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही वो एडियाबैटिक कूलिंग प्रोसेस करती हैं तो यहाँ पर गैसेज होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 1400 केल्विन से 300 केल्विन तक आ जाता है और वह अपनी एनर्जी लूज करती हैं। और यह एक प्रकार का गैस डायनामिक पंपिंग प्रोसेस होती है। इससे जो एनर्जी मिलती है वह एनर्जी जो कि एक्टिव मीडियम है वह अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो लेज़र काम में लेते हैं, CO2 लेज़र होता है जो कि पल्सेस लेज़र भी होता है, वह कंटिन्यूस लेज़र नहीं होता है, पल्स लेज़र होता है। तो उस लेज़र का भी निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए एक्टिव मीडियम की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती है CO2 के लिए। ओके, अभी अपन ने बात की है डिफरेंट टाइप ऑफ पंपिंग प्रोसेस ऑफ लेसिंग प्रोसेस। अभी अपन बात करते हैं अगले लेक्चर के अंदर कि व्हाट इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ लेजर। थैंक यू।